हेलो फ्रेंड्स, आज का जो लेसन होने वाला है वो कम्प्लीटली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर होने वाला है। ऐसा मेरा मानना है कि एक बहुत अच्छा टेक्नीशियन बनने के लिए या एक अच्छे लेवल की रिपेयरिंग करने के लिए या कम्प्लीटली स्कीमेटिक डायग्राम को रीड करने के लिए हमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं अपने चैनल में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की एक श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम मोबाइल फ़ोन में यूज़ होने वाले कंप्लीट कंपोनेंट जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, एलडीओ, क्रिस्टल और इसके अलावा I2C प्रोटोकॉल, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन के ऊपर कंप्लीट चर्चा करेंगे। इन कंपोनेंट के ऊपर डिस्कस करने से पहले हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस इसके बारे में जान लेंगे कि ये एक्चुअल होते क्या हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे के वीडियो में हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के ऊपर पहले डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम कमलेश दशहरे, मैं डिजिट टेलीकॉम मोबाइल रिपेयर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बालाघाट से। तो चलिए आगे के वीडियो में देखते हैं वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के ऊपर कि ये एक्चुअल है क्या। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस ये तीनों को समझने के लिए मैं एक थोड़ा सा छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर होता है, लेकिन बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ों को। तो देखते हैं, ये मान लीजिए एक चालक तार है, तांबे की तार है आपके घर में, जिसमें करंट फ्लो करता है। तो जब एक चालक तार में करंट फ्लो करता है उस टाइम पे उसमें तीन घटनाएं घटती है। पहली घटना होती है इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर। दूसरी घटना घटती है इलेक्ट्रिक करंट। और तीसरी घटना घटती है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। एक चालक तार में जब करंट फ्लो करता है तो उसमें उसी टाइम पे तीन घटनाएं होती है। एक इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट होता है और एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है, इसको हम वोल्ट के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट I और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस R। ये होता क्या है एक्चुअल? तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम एक डेफिनेशन दें कि एक चालक तार में एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही करंट कहा जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अब आता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है। तो देखिए, अभी हमको समझना है वोल्ट, करंट और रेजिस्टेंस, लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या है। यानी करंट की डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही करंट कहा जाता है। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या है, तो चलिए इलेक्ट्रॉन्स के बारे में थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, पर एक हल्का सा समझ लेते हैं। जो प्रकृति में जो बहुत सारे जो पदार्थ है, तो पदार्थ क्या होता है कि पदार्थ बहुत, मान के चलिए कि सोना है, सोना, तांबा, चांदी वगैरह वगैरह जो भी है, तो ये एक बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो इन छोटे छोटे कण को वैज्ञानिकों ने जब खोज की थी इसकी, तो इसको अणु का नाम दिया गया। इसको मॉलिक्यूल्स के भी नाम से जानते हैं। तो क्या होता है कि उस जो छोटे कण में उस पदार्थ के समस्त गुण पाए जाते हैं, जिसको हम अणु के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद वैज्ञानिकों ने क्या हुआ कि इस छोटे से कण को भी विभक्त कर दिया, इसको भी और छोटे टुकड़ों में इसको डिवाइड कर दिया, जिसको हम परमाणु के नाम से जानते हैं, एटम। तो इस एटम की जो संरचना होती है वो बहुत ही जटिल संरचना होती है। तो देखते हैं इसकी जो संरचना कैसी होती है। इसके सबसे, यानी अणु के बाद इसका सबसे छोटा कण, बिल्कुल जिसको हम बिल्कुल अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसको बिल्कुल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जाता है।
तो एटम की संरचना देखते हैं कि एटम की संरचना कैसी होती है। इसके सबसे एक सेंटर में एक केंद्रक होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके आसपास एक कण चक्कर लगाता है। जैसे कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह एक चक्कर लगाते हैं, तो उसी प्रकार इसके केंद्र के चारों ओर एक कण यानी चक्कर लगाता है। इसको ही इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया है, इसी को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो यही इलेक्ट्रॉन जो डेफिनेशन है कि एक चालक तार में एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर अगर ये मूवमेंट करता है, गति करता है, तो इसी को हम करंट के नाम से जानते हैं। तो हम इसके बहुत ज़्यादा डीप में अगर जाएंगे तो बहुत चैप्टर बड़ा हो जाएगा, और हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक बहुत बड़ा इंजीनियर नहीं बनना है, हमको मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है। तो बहुत हम इसको शॉर्टली बस इतना ही समझेंगे कि करंट के डेफिनेशन के लिए हमने इलेक्ट्रॉन को समझा कि इलेक्ट्रॉन आखिर क्या है। तो यानी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही करंट कहा जाता है। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि ये इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली तो फ्लो नहीं करते। जैसे मैं खड़ा हूं, मुझे कोई अगर धक्का देगा तभी मेरे अंदर में थोड़ा सा मूवमेंट आएगा, तो उस धक्के को ही वोल्ट बोला जाता है, उस प्रेशर को ही। तो यानी वोल्ट के प्रेशर से ही चालक तार में करंट का मूवमेंट होता है, तो उसी को हम वोल्ट के नाम से जानते हैं। और तीसरी घटना क्या होती है कि रेजिस्टेंस। तो हर एक चालक तार में जब करंट का फ्लो होता है, तो उस चालक तार में कितना ही अच्छा चालक तार रहे, तो उसमें एक रेजिस्टेंस के गुण पाए जाते हैं, जो कि करंट के रास्ते में कुछ रुकावट पैदा करने का काम करते हैं। उसको ही इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। आपने देखा होगा आपके गांव, घर, शहर में, गांव के बाहर में पावर हाउस होता है। पावर हाउस जहां से बिजली आती है आपके घर में, यहाँ पे कुछ बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। तो यहां से जैसे बिजली आती है पोल के द्वारा आपके घर तक आती है। एक पोल, दो पोल, तीन पोल। तो होता क्या है कि यहाँ से 220 वोल्ट का करंट पावर हाउस वाले जनरेट करते हैं, यानी पावर हाउस से जो करंट आता है आपके घर के लिए, तो घर के आते आते तक लगभग 180 वोल्ट रह जाता है। ये क्यों होता है कि मतलब पावर हाउस वाले ने तो 220 वोल्ट आपको भेजे आपके घर के लिए, लेकिन आपके घर तक आते तक ये 180 होता है। तो ये इसका कारण क्या होता है कि ये जो चालक तार है इस करंट के रास्ते में थोड़ा थोड़ा रुकावट पैदा करती है, और इस करंट को थोड़ा रोकते इसकी स्पीड को कम कर देती है। अगर इसको बोले कि इसके रास्ते में रुकावट पैदा करने, एक जो चालक तार है उसमें एक रेजिस्टेंस का भी गुण पाया जाता है। इसीलिए जो 220 वोल्ट है वो 180 भी हो जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि फिर आपके घर के पास में एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, और इस 180 को फिर से 220 किया जाता है, और जिसके बाद आपके घर में ये बिजली 220 वोल्ट का करंट आता है, और आपके घर में जो भी आपके उपकरण है वो 220 वोल्ट पे काम करते हैं। तो हमने देखा कि एक जो चालक तार में किस प्रकार से वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। तो चलिए आगे और देखते हैं। हम देखते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस की जो तार में जो रेजिस्टेंस पैदा हुआ, तो इसकी जो खोज है सबसे पहले जो जर्मन वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, उन्हीं ने इसकी खोज की थी। तो उनके नाम के आधार पर ही जो इसकी यूनिट है वो ओम रख दी गई थी। और इसका जो ग्राफिकल निशान है, ग्राफिकल सिंबल इस टाइप से होता है, और इसकी जो यूनिट होती है 1000 ओम।
इक्वल टू 1 किलो ओम और 1000 किलो ओम इक्वल टू 1 मेगा ओम। तो मैं इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लॉ बताने वाला हूँ आपको, ओम्स लॉ, जिसके माध्यम से आप जो आगे का हम मोबाइल रिपेयरिंग का जो सर्किट का जो रीड करेंगे, बहुत सारे ऐसे सर्किट होते हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस लगी होती है कि कहाँ पे कितने कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, कहाँ पे कितना वोल्टेज दिया जा रहा है और कितना करंट निकल रहा है। तो वो सारी चीज़ों के लिए एक लॉ मैं बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इसको आप लिख लीजिए, अगर लिखना है और समझना है तो समझ लीजिए। तो इसके माध्यम से हम किसी भी सर्किट का जो एम्पियर है, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, वो निकाल सकते हैं। तो देखिए, एक ओम्स लॉ, V इंटू आई इंटू आर, ये मेन है, इसको आप याद कर लीजिए। V इक्वल टू आई इंटू आर। अगर इसको मैं बहुत इजी वे में एक बता दे रहा हूं आपको, यदि आपको वोल्टेज किसी सर्किट में अगर हमको वोल्टेज निकालना है तो I इंटू आर, यदि हमको उसकी एम्पियर निकालना है तो आई को यहाँ पे कर दीजिए कट, V अपॉन आर आ जाएगा। और हमको अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो V अपॉन आई आ जाएगा। ये लॉ को आप लिख लीजिए। बहुत आगे के सर्किट को जब हम रीड करेंगे, स्कीमेटिक डायग्राम को, मोबाइल को, तो वहाँ पे इस फार्मूले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे ऐसे सर्किट होते हैं, मीडियाटेक चिपसेट वगैरह में बहुत चार्जिंग सेक्शन में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि मैंने पावर आईसी को कितने एम्पियर का करंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तभी आपकी चार्जिंग डिटेक्ट हो पाती है। तो वहाँ पे इन लॉ की बहुत ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसको आप लिखना है तो लिख लीजिए। तो जैसे कि इस लॉ के माध्यम से हम अगर किसी सर्किट में कितने एम्पियर का करंट अगर फ्लो हो रहा है, अगर हमें पता करना है, अगर मान लीजिए एक 60 वाट का बल्ब है आपका और 220 वोल्ट का उसके अंदर अगर हमने विद्युत वोल्ट दिया है, तो उसमें कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो मान लेते हैं 60 वाट, ये इसकी पावर होती है और 220 वोल्ट हमने इसमें करंट दिया है। तो होगा क्या, इसका जो अगर फार्मूला अगर हम देखें, यदि हमको पता करना है कि 60 वाट का बल्ब में हमने 220 वोल्ट दिए हैं तो इसमें कितने एम्पियर का करंट की खपत हो रही है, तो वाटेज इक्वल टू V इंटू आई। अब हमको यहाँ पे एम्पियर निकालना है। I इक्वल टू W अपान V। तो W कितना है अपना 60 और वोल्टेज है 220। इसको आप अगर आप भाग दोगे तो मेरे ख्याल से आई थिंक 0.27 एम्पियर का करंट आपको इसमें 0.27 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। तो ये इस टाइप से हम वो सर्किट में आगे जो भी हम आगे के जो सर्किट को रीड करेंगे स्कीमेटिक डायग्राम में, तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ये सब सारी चीज़ों का नॉलेज होगा तभी आप एक स्कीमेटिक डायग्राम को बहुत अच्छे से रीड करना सीख पाओगे। तो आई होप फ्रेंड दोस्तों कि आपको वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए और बेल आइकन के ऊपर भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके बाद किसी नेक्स्ट वीडियो।